आ रहा है हमारी सॉइल टेस्ट में कि 6.5 से ऊपर पीएच आया। अब हमें लगाना है केला, उदाहरण में बता रहा हूँ केले के लिए कि 7.5 पीएच आया है, होना था 6.5, 7 से ऊपर आता है तो 1 एकड़ पे 1 टन जिप्सम डालना है। जिप्सम में कैल्शियम और सल्फर आता है, जो सल्फर आता है वो पीएच को डाउन करता है। तो 7 से ऊपर पीएच आता है तो एकड़ पे 1 टन जिप्सम, 8 से ऊपर आता है तो 2 टन जिप्सम 1 एकड़ पे डालना है। अगर 6 से अंदर पीएच आता है तो भी 500 केजी जिप्सम हमें खेत में डालना है, केला लगाना है। तो हमें मार्केट का सल्फर कम लेना पड़ेगा और सल्फर ऑलरेडी फफूंदी नाशक है, जो हमें केले में प्रतिदिन पानी छोड़ना है तो उसकी जड़ों को एक्रीसेट करके वो फफूंदी नाशक का काम भी करेगा और जड़ों को शुद्धिकरण में रखेगा। अभी फसल लगी हुई है और हमारा पीएच ज़्यादा आया है, ये तो फसल लगाने से पहले का मैंने बताया कि पीएच ज़्यादा आया तो जिप्सम डाल दो। अभी फसल लगी हुई है और हमारे खेत का पीएच ज़्यादा आ रहा है तो हमें सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना है ड्रिप से। ठंडी है तो हमें अमोनियम सल्फेट जैसे खाद को चलाना है ड्रिप से, ताकि जहाँ जहाँ जड़ों के पास पहुँचे वहाँ वहाँ का पीएच नियंत्रण हो। हमें पीएच ज़्यादा है खेत का और जब भी पोटाश चलाना है तो उसको सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके चलाना है ताकि पोटेशियम सल्फेट बन के जाए, ना कि पोटेशियम क्लोराइड। पोटाश और पीएच का एकदम ऐसा घनिष्ठ रिश्ता है, जैसे ही पोटाश खेत में गया खेत का पीएच बढ़ेगा। अभी यहाँ द्वंद्वता है केले के साथ में कि केले को ज़्यादा चाहिए पोटाश, खेत में जब भी सोसाइटी वाला पोटाश डालेंगे पोटेशियम क्लोराइड तो पीएच बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा तो पौधा कोई खाद लेगा नहीं। तो हमारा अगर खेत का पीएच आया है 7 या उसके ऊपर तो हमें जब भी पोटाश चलाना है सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके चलाना है। 100 लीटर पानी, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 10 किलो पोटाश अच्छे से घुल जाएगा, क्लोराइड थोड़ा सा साइड में दिखेगा। वो सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ पानी 1% प्रमाण वाला आपको पोटाश खेत में ड्रिप से चलाना है। और अगर आप ऐसे फेंक कर डाल रहे हो तो भट्टी खाद बना करके पोटाश देना है, तो पीएच बढ़ेगा नहीं, या जो पीएच है उसमें पौधा भोजन उठाते रहेगा। ज़्यादा पीएच मतलब सल्फर की मात्रा बढ़ाओ, सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट की मात्रा बढ़ाओ, जिप्सम की मात्रा बढ़ाओ, ज़्यादा पीएच। और मैक्सिमम हम ज़्यादा पीएच से ही जूझ रहे हैं, ऐसा बहुत कम व्यक्ति होगा जिसका कम पीएच है। जैसा अपना जो एसिडिक जो खाद आता है जिसका पीएच ज्यादा रहता है तो वो डालने से भी पीएच बढ़ता है। जैसा काम्पो का आता है बोले उसमें पीएच कम आता है। बातें 100% सही है। जैसे आप फास्फोरस किसान कौन से खाद की तरफ जाना, ये भी गुमराह हो रहा है। ये 2 कंपनी के लगभग जैसा मान लो उसका 2.5 किलो का डोज है, इसका 5 किलो का है। देखो डोज किसी का भी किसने बनाया, कंपनी जिसने पर्ची दी, हाँ, उसने बनाया। एक्स कंपनी, वाई कंपनी, जेड कंपनी। और डोज कितना बनाते हैं, जितनी क्षमता आपके खेतिया बेल्ट से किसान की जेब से पैसा निकाल सके उतने डोज की पर्ची यहाँ आएगी। क्षेत्र वाइज डोज की पर्ची बनती है। अभी आप अगर नासिक में अंगूर के किसान की पर्ची बनाओगे तो उसके डोज की परिभाषा उसी खाद की 5 किलो हो सकती है। खेतिया में वही खाद आपके लिए डोज की पर्ची बनेगी तो शायद 2.5 किलो हो सकती है। कंपनी वालों को पता है कि इस क्षेत्र के किसान कितना पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, कितना पे कर सकते हैं। मुझे पता है ना, मैं ऑलरेडी इनके साथ बैठता हूँ, कैसे डोज बनते हैं। अपर लेवल पे पता चलता है कि डोज के पैरामीटर क्या डोज बनेगा सर। हाँ, जितनी आवक उतना अंगूर ज्यादा महंगा है तो वो महंगा डोज बनेगा। हाँ, आपके यहाँ अगर मिर्च लगी है ना, नंदुरबार में मिर्च काफ़ी है, वहाँ अभी हरी मिर्च का तोड़ा आने वाला है 50 किलो का और 25 रुपये किलो का रेट है। तो पर्ची बांटने वाले भी ज़्यादा आएंगे, हम भी पूछने ज़्यादा जाएंगे। और 05234 का रेट कुछ भी हो, हम 1-1 कट्टा 1-1 एकड़ पे 7-7 दिन में 2-3 बार चला देंगे। तो डोज की परिभाषा बनती है उस फसल से और उस परिस्थिति से और उस क्षेत्र के किसान की पेइंग कैपेसिटी से। रेट पे भी बनती है ये बात तो सभी चीज़ों पर मेजर मिल करके। वो तो अगर मान लो अपन देते रहे, हाँ, वो नहीं करते। नहीं, पहले वो भी तय करते हैं कि आपको आपका 50 रुपए मिर्ची जा रही, वो तो अपन खुद ही जेब से ज्यादा पैसा खर्च नहीं, वो मिर्ची की एक बात हुई तत्कालिक में, कोई भी चीज। लेकिन केले का आपको नहीं पता ना कि आपका केला क्या रेट बिकेगा।
केले का पैरामीटर का डोज का रेट पहले से तय है ना। अगर 15-20 रुपए का अगर पहली कटिंग आ गई तो नहीं उसमें से बाकी पैसा और डालेंगे। अगर तो आएगी 10वें महीने में, बट आपको डोज चलाना है 52-34 का फ्लावरिंग आते समय, वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो उसका जो पैरामीटर सेट है ना वो पहले से सेट है कि क्षेत्र वाइज हम क्या दें, मंथ को समाधान तो करना ही वो देना पड़ेगा, वो जो सब आपको वहाँ तक उसका खर्चा ले पहुंचाना जाना, पड़ेगा। जो पकेगा जो रेट मिलेगा वो बात का विषय है। यस यस यस। अगर उसको पोटास के साथ आपका जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और डीएपी के साथ जाएगा फास्फोरिक एसिड। तो ये फास्फोरिक एसिड है, तो डीएपी के साथ जो मिलाना है, पोटास के साथ फास्फोरिक एसिड आपको अगर आधा किलो 1 किलो 300 ग्राम ऐसा है पर 1000 पे, तो वो फास्फोरस का डोज है। दो तरह का इसमें अलग चेंज है। फास्फोरिक एसिड में ऑलरेडी फास्फोरस है, तो आपको 1261 मार्केट से खरीदना नहीं। पोटास के साथ सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके देना, वो परिभाषा अलग हो गई कि आपका पीएच अगर ज़्यादा है तो आप जब भी पोटास चलाओ पहले उसमें फास्फोरिक ट्रीटमेंट कर लो फिर चलाओ, उसका सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट कर लो फिर चलाओ, उसका फास्फोरिक एसिड से कोई रिलेशन नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट पोटास खाद के साथ ही रहेगा कि उसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि उसमें लिखा हुआ भी है हाँ, अमोनियम सल्फेट वगैरह। अमोनियम से भी आप पोटास को कम कर सकते हो। अच्छा, पोटास अगर हमारे खेत का पीएच ज़्यादा है तो आपने 10% 10 किलो पोटास लिया तो 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड और 100 लीटर पानी, ये उसका कॉम्बिनेशन हो गया क्लोरीन को दूर करने का। अब इससे आपका जो शेड्यूल आया है उसका कोई रिलेशन नहीं। आपके शेड्यूल में उदाहरण के लिए पोटास, अमोनियम सल्फेट, फास्फोरिक एसिड है, जो आपके पास बीएफएस का शेड्यूल आया होगा उसका बोल रहे हो ना, कि आपके पास जो शेड्यूल आया है कि फास्फोरिक एसिड, तो फास्फोरिक एसिड आया है आपके फास्फोरस की पूर्ति के लिए कि 1261 या डीएपी कम देना पड़ेगा, आप फास्फोरिक एसिड दे दो, पोटास दे दो, वो पोटास के लिए पोटास है। अब पोटास की जितनी मात्रा हो, अगर हमारे खेत का पीएच ज़्यादा है, ठंडी ज़्यादा है और हमें पीएच कम करना है, तो जो पोटास हो उसमें 1% पानी के प्रमाण में सल्फ्यूरिक एसिड लेकर पहले उसको घोल लो और बाकी एज इट इज करके चलाना है। वो दोनों चीज़ें अलग अलग है, एक नहीं है। ये केवल घोलने के लिए हम बता रहे हैं। अभी सल्फ्यूरिक कैसे दे सर, मतलब पानी देने के बाद आखिरी में दे के बंद खोल लिया, उसके बाद में उसमें साथ में शेड्यूल में ये भी लिखा हुआ है कि उसके साथ में अमोनियम भी डालना है, तो डाल सकते वो डाल सकते हैं हम, उसमें दिक्कत नहीं है। जो शेड्यूल में कैल्शियम नाइट्रेट आपको अलग रखना है, नहीं, वो तो अलग रख ही रहे हैं। कैल्शियम नाइट्रेट किसी के साथ मर्ज मत करो। नहीं, उसके साथ भी तो वो लिखा हुआ था अपना अमोनियम सल्फेट कैल्शियम नाइट्रेट के साथ, तो वो गलत किया गया हमने। नहीं, आपने गलत नहीं किया है। कैल्शियम नाइट्रेट को मैक्सिमम लिखावट में ये है कि किसी के साथ मिक्स मत करो, पोटास या सल्फेट के साथ मिक्स होके जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट फास्फोरस के साथ नहीं जाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ नहीं जाएगा, चीज़ को फाड़ेगा, सिर्फ अमोनियम जाएगा, के साथ ही डाल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। सल्फेट है ना उसमें, वो जाएगा उसके साथ। और ये पोटास को जब पानी में घोलते हैं उससे उसमें जो ऊपर आ जाता है झाग और वो किधर जाता है उसको निकालना पड़ता है, वो क्या है? वो दिखाता है कि आपका पोटास का बैग किन किन चीज़ों से बना हुआ है। मतलब जहाँ से आया है पोटास वो किन किन चीज़ों से बना है। झाग आ रहा है, उसका क्लोरीन आ रहा है, उसमें कुछ और भी चीज़ें मिक्स है। क्लोरीन ही होता है क्या जिसको हमको निकाल के बाहर करना पड़ता है? झाग जो आ रही है उसको निकाल के बाहर कर दो। वो इसीलिए हम उसमें ट्रीटमेंट इसीलिए कर रहे हैं और उसको घोली इसलिए रहे हैं कि केवल पोटेशियम जाए, ना कि उसकी मिक्स चीज़ें जाए। हम उसको घुलवा ही इसलिए रहे हैं कि पोटेशियम शुद्ध खेत में कैसे जाए। अब हम सीधे जैसे आप फेंक रहे हो ना खेत में, तो यही चीज घुल करके आपकी मिट्टी में जा रही है। आपने जैसे पानी में घोला तो दिखा आपको, अब आपने मिट्टी में पोटाश डाल दिया तो दिखा नहीं ना कि उससे क्या क्या निकल रहा है। वो जो क्या क्या निकल रहा है वो आपकी मिट्टी को खराब कर रहा है। इसलिए पहले ही घोल करके, अगर हम हमारे पास ड्रिप है और ड्रिप से हम घोल के चला रहे हैं तो आपको काफ़ी चीज़ों में राहत मिलेगी। और सर ये कचरा मल्चिंग करने के लिए बाहर से कचरा ला के मल्चिंग करना है कि वो उसमें जो खेत में निकल रहा है बस उसी से करना है? कचरा मल्चिंग अगर बाहर इजी अवेलेबल है, मक्का की कड़वी, सोयाबीन का भूसा, ऐसा तो इजी कुछ होता नहीं है। हाँ, मैं उसको पूरा बतलाता हूँ। हम अगर प्लास्टिक मल्चिंग करने जाते हैं तो 12-15 हज़ार रुपये एकड़ का खर्चा है। और कचरा मल्चिंग आपको इजी अवेलेबल से इन द सेंस कि आपका 2-3 हज़ार रुपये एकड़ में अगर आपके खेत का मल्च हो रहा है, बट उसमें कौन सा, मक्का की कड़वी, सोयाबीन का भूसा या चावल का भूसा, राइस हस्क, तो करना है। गेहूं का भूसा कभी मल्चिंग नहीं करना है।
वो चिपक जाएगा। गन्ने की पत्ती का भी आप कर सकते हो। हर एक भूसा ऐसा जिसके अंदर हवा चली जाए, ढीला हो, उसका आप मल्चिंग कर सकते हो, वो अच्छा रिजल्ट देगा। लगभग एक कटिंग के बाद तो वो उसी का केले एक कटिंग के बाद उसी का आएगा, फिर कोई बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं लाना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी निंदाई गुड़ाई उसके जो पिल काट रहे हो वो, या बाहर आपको इजी अवेलेबल हो तो मल्चिंग कर दो, वरना जो आपकी नेक्स्ट कटिंग आएगी उसके बाद से मल्चिंग होना चालू रहेगा। आपको इतना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। में चूहे का प्रकोप भी खूब हो रहा है, उसके लिए कुछ चूहे के प्रकोप के लिए केले के आसपास आपको मात्र तंबाकू डालना है। तंबाकू का डस्ट, जो मिट्टी वाली तंबाकू आती है वो 50 पैसे किलो 25 पैसे किलो मिलेगी, तंबाकू डस्ट जिसको बोलते हैं। हाँ, हमारे वहाँ तो शायद मिलती नहीं। तो तंबाकू फैक्ट्री कोई सर्च करना पड़ेगा, हरदा। तो वो क्या करते हैं, जब तंबाकू को पाउडर बनाते हैं या कुछ बनाते हैं तो उनकी जो नीचे बिखर जाती है उसको समेटते हैं मिट्टी में, वो 50 पैसे किलो 1 रुपये किलो देंगे। ये सब बहुत सस्ती आती है। मिट्टी ही आती है। तो वो आपको तने के आसपास डालना है ताकि चूहे तने के वहाँ होल ना करे, वरना वो गिर पड़ोगा। वो ऐसे ही हो रहा है। 10-15 नीचे से वो जो कंद होता है उसको खा जाते हैं कंद को, उसके बाद वो गिर जाता है। तो वो तंबाकू डस्ट डालनी है। अभी तक तो उन्होंने क्या किया कि हाँ, अभी तक तो वो ड्रिप चूहे। काट रहे थे, और अब ड्रिप काटना बंद हो गया। वो ड्रिप आपको कचरे के ऊपर करनी है। नहीं, वो ड्रिप काटना तो बंद हो ही गया। हाँ, दूसरा ज़्यादा ही परेशानी हो तो 1 एकड़ पे 50 ग्राम डेंटाशू ड्रिप से चलानी है 2 महीने में एक बार। एकड़ पे 50 ग्राम डेंटाशू ड्रिप से चला दो तो उससे भी जाएंगे। दूसरा क्लोरोसाइफर का एक कॉम्बिनेशन आता है, 40-4 क्लोरोपाइलीफॉस 40% और 4% आपका साइपरमेथ्रिन। तो वो भी एक बार चलाओगे तो बदबू उसकी, ये फ्यूम वाली है, इसकी बदबू बहुत आएगी, तो उससे भी जाएंगे। 1 एकड़ पे 400 ml 500 ml चलेगा। फिर ये बैक्टीरिया को नुकसान उससे बहुत ज़्यादा, जहाँ जाएगी वहाँ ख़त्म। हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि आज की तारीख में क्या हमें चूहों से ज़्यादा नुकसान है। चूहे ज्यादा कर रहे हैं अभी तो। हाँ, तो पहली प्राथमिकता में हम क्लोरोसाइपर चलाएं, उससे चूहों को भगाएं। क्लोरोसाइपर चलाने के 8 दिन बाद गुड़ गोबर गोमूत्र फिर से चला दें। वो तो चल ही रहा है, ह्यूमस तो। वो ह्यूमस चल ही रहा है, तो आपके बैक्टीरिया मेंटेन होंगे। जहाँ हम बेड पर कचरा मल्चिंग करते हैं वहाँ वातावरण डेवलप होता है मॉइस्चर का, और वहाँ पर बैक्टीरियल काउंट ऑटोमेटिक बढ़ता है। अगर कचरा मल्चिंग है तो नीचे बढ़ते हैं। अभी हमारा कचरा मल्चिंग नहीं है, हम दवाइयाँ ही केवल चला रहे हैं, तो फिर बैक्टीरिया आप कितना भी बाहर से चलाओ उसकी तादाद बढ़ेगी नहीं, कम ही रहेगी। कचरा मल्चिंग तो है ही। हाँ, कचरा मल्चिंग है तो एक वातावरण डेवलप्ड है, उसमें जितनी जगह पर क्लोरो गया वहाँ तक के मरे, आगे का नहीं मरा ना। और आपने एक बार वातावरण डेवलप कर दिया कचरा मल्चिंग का तो वो फैलेगा। कचरा मल्चिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है, आच्छादन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक बार आपने बैक्टीरिया डाला तो उसने बढ़ना चाहिए, ना कि घटना। तो जिस चीज़ की पहले प्राथमिकता हो, हमें खेती में वो चीज़ अप्लाई करके वापस उसकी मात्रा बैक्टीरिया की बढ़ाना पड़ेगी। तो सर हमने ग्राफ अच्छा लिया 5/9, उसके बाद भी ये करपा वगैरह आ रहा है, इसका क्या? वो करपे की आपकी मैं कंडीशन देखूं, एक आपने मुझे कॉर्नर बाउंड्री से अंदर जा रहा है, तो वो ज़्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ने से होता है, ज़्यादा पीएच और क्लोराइड बढ़ने से होता है। अब वो मिट्टी का पीएच भी हो सकता है, पानी का पीएच भी हो सकता है। और जो अपना शेड्यूल आया था उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट लिखा हुआ था, वो हमने कम किया। तो वो भी एक विषय हो सकता है। जब पीएच ज़्यादा है और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कम है, तो मतलब आपका पौधा भोजन अनबैलेंस उठा रहा है या कम उठा रहा है। तो जो पौधे के पत्ते हैं उसके कॉर्नर से पीला पड़ के अंदर जाएगा। तो उसका तो सर पूछा भी था हमने फ़ोन लगा के, तो हमको ये बोला था कि वो कंप्यूटर में छपा हुआ आ गया था, इस वजह से वो आ गया, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। ज्यादा नहीं करना है। तो फिर वो थोड़ी सी गलत आपके पास जानकारी पहुंच गई है। अभी करना, अगर वो करपा इस तरह से बढ़ रहा है तो आपको सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। वो शेड्यूल तो फिक्स है, एक चीज नहीं है उसमें 4-5 चीजें हैं। आप जो पूछ रहे हो सही पूछ रहे हो, उसमें एक चीज भी नहीं है कि यही हमसे क्या गलती हो गई, वो भी फिक्स नहीं है। एक कारण वो हो सकता है, दूसरा कारण हो सकता है कि आपके पानी का टीडीएस भी ज्यादा हो।
क्लाइमेट पीएच भी अलग हो, मिट्टी का पीएच भी अलग हो, टेस्ट करवा लिया था दोनों और ठीक बताया था कि नॉर्मल ही है सब। नॉर्मल है कंडीशन भी होती है ना सर, कभी कभी क्लाइमेट भी। ये हो जाता है। अक्टूबर में एक बार हो गया था वो जो मैं बता रहा हूँ कॉर्नर पे पत्तों में, और उसके बाद में कम हो गया, फिर वही रुक गया वो, और फिर अभी 15 रोज पहले से वापस चालू हो रहा है। दिख रहा है जो नई पत्ती उनमें। तो ये 15 दिन पहले से क्या चेंज आया अपने खेत में? हवा में टेम्परेचर डाउन। अभी बारिश थोड़ी हुई है तो आजकल का टेम्परेचर अप होगा, फिर 4 दिन बाद ये बादल जाएंगे तो फिर टेम्परेचर आएगा डाउन। तो टेम्परेचर डाउन में पौधा भोजन कम उठाता है, तो वापस करपा आने की कंडीशन बन गई। मतलब आपके फील्ड में जो भोजन जा रहा है वो पौधा कम ले रहा है या अनबैलेंस ले रहा है। उसके लिए सर आपको सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट पे ध्यान देना है। पोटास कभी भी डायरेक्ट नहीं चलाना है, या तो भट्टी खाद या सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके देना है। या ज़्यादा ठंड बढ़ेगी, अभी जनवरी का पहला सप्ताह फिर ठंड बढ़ेगी, तो 0050 का उपयोग करना है पोटास की बजाय। जहाँ पोटास लिखा हो वहाँ हम सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट हो सकता है सही नहीं कर पा रहे हो तो डायरेक्ट 0050 लेना पड़ेगा। किया ही नहीं ना, उसका तो पूछा था तो यही बोला कि गलत छप गया। हाँ, तो वो गड़बड़ी हो गई होगी, तो उसको अब अप्लाई करना चालू करना पड़ेगा। क्या एक डोज जो आपका पोटास का डोज है वो 0050 का डोज। पोटास आता है 0060 और 0050 आता है 0050, और ये 10% कम है, बट ये पोटेशियम सल्फेट है और वो पोटेशियम क्लोराइड है, तो वो कम लगता है, ये ज़्यादा लगता है। इसलिए हम उसको बोलते हैं कि आप सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करके फिर चलाओ। तो सल्फर अगर अलग से दे तो WD वो भी ठंड में देना चाहिए। आपको सल्फर देना चाहिए ठंड में, आपको चूना देना चाहिए ठंड में, है ना। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी है ज़मीन पे जड़ों पे गर्माहट रखेगी, और बहुत ज़्यादा कीचड़ ना रखें और ड्राई भी ना रखें। नाली में तो सूखा ही है, बाकी बेड बेड गीला चाहिए, पूरा बेड गीला चाहिए और नाली सूखी चाहिए। उसमें सल्फ्यूरिक की ज़रूरत नहीं है। 0050 खुद ही पोटेशियम सल्फेट है, उसमें सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी दे सकते सल्फ्यूरिक सर, ये मौसम ऐसा है। फील्ड सपोर्ट नहीं कर रही तो देना पड़ेगा, और ये मौसम में तो लगता ही है ना, ठंड में तो। 3-4 फीट के पौधे ही गिर रहे हैं अभी हवा पानी। सर ये लॉकेट मेहर बाबा का नहीं, ये कि फोटो या वीडियो मुझे भेजो कि वो चूहे की वजह से गिर रहे हैं या जड़ खराब हो गई है। हवा पानी में अभी हवा पानी ज़्यादा होगा तो भी गिरेंगे, बट ज़्यादा ही गिरेंगे तो हमें सपोर्ट लगाना पड़ेगा। और जड़ खराब है तो पौधे के चारों तरफ हमें फफूंदी नाशक का और क्लोरोसाइफर का ड्रेंचिंग लेना पड़ेगा। दो गड़बड़ हो सकती है, जैसे ही जड़ खराब होती है वहाँ शत्रु फंगस ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। तो आपको रेडोमिल गोल्ड या यूपीएल का साफ या ब्लू कापर, 3 में से एक फफूंदी नाशक लो, 1 लीटर पानी में 1 ग्राम। जो पौधा है उसके जड़ में डायरेक्ट यहाँ पर 200 ml की ड्रेंचिंग सीधी जड़ में, और क्लोरोसाइपर 200 लीटर पानी में 400 ml, वो भी सीधे जड़ में ड्रेंचिंग साथ में। फफूंदी नाशक और क्लोरोसाइपर एक साथ लेकर के, बड़े पौधे हों तो 300-400 ml, ये उसका पूरा तना भीग जाए, क्योंकि अगर चूहे हो वो भी भागेंगे, फंगस हो वो भी जाएगी, और फंगस के कारण जो उसको सड़न लगने के बाद जड़ों को खाने वाले कीट पतंग रहेंगे वो भी जाएंगे, और हीलिंग होकर के नई जड़ अच्छे से आएगी। बंच भी बहुत धीरे धीरे निकल रहे हैं, ठंड में धीरे निकलेंगे, मतलब करीबन 1 महीने से निकल रहे हैं, तो फिर भी 5-100 निकले, 4000 का प्लाट था। ठंड और बढ़ रही है तो और धीमे निकलेंगे। उसके लिए आपको गर्माहट और किक देना पड़ेगी। बंच निकालने के लिए फास्फोरस और नाइट्रोजन ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, पोटास को कम करना पड़ेगा। दिखाओ फोटो।